नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द से क्या अभिप्राय होता है? ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो। क्या नहीं हो? विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन नहीं होता है शब्दों के कौन शब्द कहेंगे? अविकारी शब्द। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो अविकारी शब्दों में लिंग है, वचन, कारक और पुरुष। लिंग, वचन, कारक और पुरुष, इनके कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनको क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा देखो आगे, वाक्य में प्रयुक्त करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन अर्थात विकार नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अविकारी शब्द किसको कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आ गई होगी आपकी परिभाषा समझ में। अब आता है अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। 5 नाम आपके याद हो गए होंगे। फिर से नाम याद रख लो। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब समुच्चय बोधक की बात आती है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? योजक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। अव्यय या अविकारी शब्दों में जो सबसे पहला भेद आता है वो कौन सा है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जो अविकारी शब्द किसकी विशेषता बताइए? क्रियाओं की विशेषता बताइए, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी अविकारी शब्द ना, अविकारी शब्द वो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं और उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बिल्ली दब्बे पर पाँव चलती है। बिल्ली चलती है तो बिल्ली तो क्या है? संज्ञा है। और चलती है ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। दब्बे पाँव, कैसे पाँव? दब्बे पाँव। दब्बे पाँव क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। भेड़िया, भेड़िया तो क्या है? करता है, करने वाला है ना। आगे बढ़ा, बढ़ना क्या है? क्रिया है। दांत दिखाते हुए, दांत दिखाना क्या हुआ? दांत दिखाना क्रिया विशेषण हुआ। तो इन वाक्यों में दबे पांव शब्द क्रिया चलती है। दांत दिखाते हुए शब्द आगे बढ़ा क्रिया विशेषता बताते हैं। तो ये क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए। कहने का मतलब है बिल्ली और भेड़िया ये दोनों तो क्या हैं? चाहे इनको संज्ञा कह दो या कर्ता कह दो। चलती है और आगे बढ़ा ये दोनों क्या हैं? क्रिया हैं। तो ये दब्बे पाँव, ये जो दब्बे पाँव और इधर दांत दिखाते हुए ये दोनों क्या हुए? क्रिया विशेषण हुए। क्यों हुए क्रिया विशेषण? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। चलती है, बिल्ली कैसे चलती है? दब्बे पाँव चलती है। तो दब्बे पाँव तो ये क्रिया हो गई ना। चलती है क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इस चलती है की विशेषता कौन बता रहे हैं? दब्बे पाँव बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। आगे बढ़ा, बढ़ना क्या है? क्रिया ही तो है। तो इस क्रिया विशेषता कौन बता रहा है? दांत दिखाना। दांत दिखाना क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो दांत दिखाना क्रिया विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के आते हैं भेद।
कि क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो आपको बता देते हैं क्रिया विशेषण के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। पहला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है रीतिवाचक विशेषण, पांचवा कारणवाचक विशेषण, छठा है निश्चयवाचक विशेषण, फिर आगे वाला निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और उससे आगे वाला निषेधवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। ठीक है, इन 8 भेदों के नाम आपको याद रखने हैं। तो आप इनको नाम कैसे याद रखो? देखो, सबसे पहला आता कालवाचक। काल शब्द हो गया, समय से हो गया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होगा स्थान, तो दूसरे शब्द क्या प्रधान है? स्थान है, तो ये हो गए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है? नापना और तोलना होता है परिमाण का अर्थ। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उससे आगे वाला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर रीतिवाचक के बाद में आ गया कारणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में आता है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अब इन दोनों का आप साथ में भी याद रख सकते हो, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, है ना। ये दोनों साथ में याद हो जाए, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। और फिर उससे आगे आता है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इन 8 भेद के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेद को, कि क्रिया विशेषण में सबसे पहले आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। आप जैसे काल शब्द से समझ रहे हो कि समय का बोध हो रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन अविकारी शब्दों से, अविकारी शब्द तो समझ गए ना आप, जिनमें लिंग, वचन और क्रिया कारक है ना, इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध हो कि क्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है, यानी समाप्त हो रही है, तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मनीष प्रतिदिन पढ़ता है, तो मनीष तो क्या है? इसको आप संज्ञा भी कह सकते हो, कर्ता भी कह सकते हो। पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हुआ। प्रतिदिन मत का क्या अर्थ हुआ? रोजाना। प्रतिदिन का क्या अर्थ हुआ? रोजाना अर्थ हुआ। तो ये प्रतिदिन क्या हो गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे में कुछ शब्द ऐसे दिए जा रहे हैं जिनसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण को समझ सकते हैं। जिसमें आज कि जैसे आज से कोई वाक्य बनाओ, जैसे मैं आज जयपुर जाऊंगा, तो कब जाऊंगा? आज। तो आज का किसका बोध हो रहा है? समय का, कि जयपुर कब जाना है? आज जाऊंगा, तो आज जाना है, तो आज समय का बोध होगा। अभी मैं अभी पुस्तक पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा? अभी पढ़ूंगा, तो अभी समय का बोध हो गया। सदैव, हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। कब देना चाहिए? सदैव। सदैव का अर्थ क्या हो गया? सदा के लिए। कभी कभी, मैं कभी कभी बात भूल जाता हूँ, तो इसमें कभी कभी शब्द क्या हो गया? समय का बोध होगा। इसी समय विद्यालय जाना है, तो कब जाना है? इसी समय जाना है, तो इसी समय मतलब ये समय का बोध हो रहा है कि इसी समय जाना है। परसों की छुट्टी है, कब की है? परसों की, तो परसों क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम कालवाचक क्रिया विशेषण से वाक्य बना सकते हैं। तो आज, अभी, सदैव, कभी कभी, इसी समय, परसों, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। तो इन्हीं शब्दों के आधार पर हम वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे, तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण याद हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है? ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे वाक्य बनाने हैं, और जब इनसे वाक्य बनाओगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार ध्यान से देख लो, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया संपन्न होने के समय का बोध होता है,
कि क्रिया क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। जैसे क्रिया कब संपन्न हुई, आज हुई है, अभी हुई है, सदैव के लिए हुई है, कभी कभी हुई है, या इसी समय हुई है, या परसों हुई है। तो इस प्रकार से हमें समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है ना। लेकिन इसको हमें दूसरी बात, अविकारी शब्द कैसे हुए कि आज को अब का कौन सा लिंग, आज लिंग भी नहीं आता इसमें, कौन सा कारक का कारक भी नहीं हो सकता, कौन सा पुरुष है पुरुष भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आज, अभी, सदैव, कभी कभी, इसी समय, परसों, ये न तो किसी लिंग के अनुसार बदल सकते हैं, न किसी वचन के आधार पर बदल सकते हैं, न ही एक कारक के आधार पर बदल सकते हैं। तो ये क्या हुए, क्रिया विशेषण हो गए कि बदल तो सकते नहीं। लेकिन इसमें किसका बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। आज, अभी, सदैव, कभी कभी, इसी समय, परसों। तो ये हो गए कालवाचक क्रिया विशेषण। अब समझ में आ गया होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत नाम दे दिए स्थान, स्थान का नाम आ गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसका नाम आएगा, स्थान का ही आएगा। कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो, किसका बोध हो, क्रिया के स्थान का बोध हो। क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया किसी स्थान पर तो होगी ही, तो क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंकित बाहर खेल रहा है, तो अंकित क्या है, करता है, खेल रहा है, ये क्या है, क्रिया है। कहाँ खेल रहा है, बाहर। कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है। तो बाहर शब्द क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया कि कहीं तो खेल रहा है ना अंकित, तो कहीं कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है। लेकिन अंकित तो क्या है, करता है, खेल रहा है, ये क्या है, क्रिया है। तो बाहर क्या हो गया, बाहर की स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, पास, दूर, अंदर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, भीतर, ये सारे क्या हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्दाएं हैं, इनके आधार पर वाक्य बनाने के लिए कहें तो आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं, इन सब सारे शब्दों को याद करना है। इन सबको, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, पास, दूर, अंदर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, भीतर, इन सबको आपको याद रखना है कि ये शब्द होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विशेषण है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहाँ, पुस्तक वहाँ रखी है, यहाँ चश्मा यहाँ रखा है, ऊपर बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, नीचे बच्चे नीचे घूम रहे हैं, पास कि पुस्तक मेरे पास ही रखी है, दूर उत्तर पुस्तिका दूर है, अंदर वह घर के अंदर गया, आगे वह मेरे से आगे चल रहा है, पीछे वह मेरे से पीछे चल रहा है, दाएं मैंने दाएं देखा, बाएं मैंने बाएं तरफ देखा, भीतर वह घर के भीतर है। तो इस प्रकार से वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, पास, दूर, अंदर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, भीतर, ये सारे क्या हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि इसमें किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है कि कौन कहाँ है, तो वह वहाँ है, यहाँ है, ऊपर है, नीचे है, पास है, दूर है, अंदर है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, भीतर। तो ये सारे क्या हैं, स्थान का ही बोध करवा रहे हैं, इसलिए हो गए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है, नापना और तोलना होता है परिमाण का अर्थ। आप जानते ही हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो नापी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो तोली जाती हैं। तो नापने और तोलने का बोध कराता है ना, उसको कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी क्या परिभाषा होती है इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, किसका बोध हो, क्रिया के परिमाण का, परिमाण है नापने तोलने का जो बोध हो, उसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विवेक बहुत खांस रहा है, विवेक तो क्या है, करता है, खांस रहा है, ये क्या है, क्रिया। लेकिन कितना खांस रहा है, बहुत क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बहुत, कितना खांस रहा, बहुत खांस रहा है। ऐसे में अधिक, जरा सा, तनी, केवल, मात्र, ज़्यादा, कम, बिल्कुल, ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कौन कौन से हैं, इनको याद रखना है। अधिक, जरा सा, तनिक, केवल, मात्र, ज़्यादा, कम, बिल्कुल, ये सारे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। जैसे अधिक, उसके अधिक नंबर आए, अधिक आए तो अधिक क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण है। जरा सा, उससे जरा सा तेल बिखर गया, कितना बिखर गया, जरा सा बिखर गया। तनिक, आप तनिक यहाँ आइए, तनिक, तनिक का अर्थ थोड़ा सा, है ना। केवल, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। मात्र, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। ज़्यादा, वह ज़्यादा बोलता है। कम, वह कम बोलता है। बिल्कुल, वह बिल्कुल भी बातें नहीं करता। तो ये सारे क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। तो इन शब्दों से आप क्या करोगे, वाक्य बनाओगे, और जब वाक्य बनाओगे तो ये शब्द आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अधिक, जरा सा, तनी, केवल, मात्र, ज़्यादा, कम, बिल्कुल, इन सब से क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। और जब वाक्य बनाओगे तो आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण याद हो जाएगा। तो परिमाण का ही तो अर्थ बता रहे हैं, ज़्यादा है, कम है, बहुत है ना। तो ये सारे किसका बोध करवाते हैं, परिमाण का। आगे आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति का ज्ञान होता है कि क्रिया किस प्रकार संपन्न हुई है। उसकी कोई रीति तो होती है ना, क्रिया पूरी होती है, समाप्त होती है, तो किस रीति से हुई है, तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पिताजी जोर से चिल्लाए, तो पिताजी क्या है, करता है, और चिल्लाए क्या है, क्रिया है। किस कैसे चिल्लाए, जोर से, तो यहाँ पर जोर से क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे ही निरंतर, शीघ्र, झटपट, अकस्मात, धीरे धीरे, तेज, एकदम, अचानक, ये सारे क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। जैसे वह निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, तो निरंतर यानी लगातार, निरंतर का क्या अर्थ होता है, लगातार। तो ये क्या है, निरंतर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शीघ्र, वह शीघ्र ही आ जाएगा, तो शीघ्र क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। झटपट, वह तो झटपट आ गया, वह तो झटपट आ गया, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अकस्मात, वह अकस्मात चिल्लाया, अकस्मात का क्या अर्थ होता है, अचानक, कि वह अकस्मात चिल्लाया, तो अकस्मात क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे, कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तेज, कि वह गाड़ी तेज चलाता है, कैसे चलाता है, गाड़ी तेज चलाता है, तो तेज क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। एकदम, गाड़ी एकदम रुक गई, गाड़ी एकदम रुक गई, तो एकदम क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अचानक, कि गाड़ी के आगे अचानक बच्चा आ गया, गाड़ी के आगे अचानक बच्चा आ गया, तो अचानक शब्द क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये जो शब्द आते हैं ना, निरंतर, शीघ्र, झटपट, अकस्मात, धीरे धीरे, तेज, एकदम, अचानक, तो इस प्रकार जो शब्द आते हैं ये शब्द किसके होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। तो समझ में आ गया। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि वो अविकारी शब्द जिनसे क्रिया संपन्न होने की रीति का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे आता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके अंतर्गत कारण आप समझते हैं, कारण, कारण क्या होता है, कारण तो किसी काम को ना कर पाना ही कारण होता है। तो कारणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं,
जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले कि क्रिया किस कारण से हो रही है। क्रिया तो हो रही है लेकिन किस कारण से हो रही है या किस कारण से नहीं हो पा रही है, तो उस कारण का पता चलता है ना, उसे कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के कारण का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सांप के डर से बच्चा रात भर रोता रहा। सांप तो क्या है, करता है। बच्चा रात रोता रहा तो क्या है, क्रिया है। बच्चा क्या है, बच्चा कर्म है। डर से, किससे, डर से रोता रहा। कारण क्या, बच्चा किस कारण से रो रहा है, डर से तो रो रहा है। बच्चे का कारण क्या है रोने का, डर के कारण ही तो रो रहा है। तो डर क्या, अब बच्चे के रोने का कारण है। तो एक क्या हो गया, डर शब्द क्या हो गया, कारणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कारणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, डर। डर क्या है, कारणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप समझ गए होंगे कारणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि किसी क्रिया के होने के कारण का पता चलता है ना, उसे कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, के उद्देश्य से, के मारे, इसलिए, के कारण, ये सारे कारणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। के उद्देश्य से, मैं ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ाई करता हूँ। किस उद्देश्य से पढ़ाई करता हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। के मारे, उसकी डर के मारे जान निकली जा रही थी। किसके कारण जान निकली जा रही थी, डर के मारे। तो जान निकलने का कारण क्या है, डर है। इसलिए, मैं बीमार हूँ इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता विद्यालय, बीमार होने के कारण। तो बीमार क्या है, कारण है। के कारण, के कारण अभी बताया ना, मैं बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ सकता। किस कारण नहीं आ सकता, बीमार होने के कारण। तो ये जो शब्द हैं, उद्देश्य से, के मारे, इसलिए, के कारण, इन शब्दों से जब आप वाक्य बनाओगे तो आपको क्रिया विशेषण आसानी से याद हो जाएगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन शब्द हैं, उद्देश्य से, के मारे, इसलिए, के कारण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे आता है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। निश्चय, निश्चय तो जानते हो ना, निश्चित। निश्चय क्या होता है, निश्चित। जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया करने अथवा न करने की निश्चितता के संबंध में पता चले, अर्थात उसके होने या करने के विषय में उत्पन्न शंकाओं और संदेहों का निवारण हो, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि क्रिया तो होती है, तो क्रिया के करने अथवा न करने की निश्चितता के संबंध में पता चले, क्रिया हो रही या नहीं हो रही, उसकी जब निश्चितता का पता चलता है ना, उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पता तो चलेगा उसका, तो उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात उसके होने या करने के विषय में, किसके होने या करने के विषय में, कार्य की बात हो रही है यहाँ पर। कार्य के होने या करने विषय में उत्पन्न शंकाओं और संदेहों का निवारण हो, कि काम किस कारण नहीं हो रहा, जो शंका है, संदेह हैं, उनका निवारण हो, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे निश्चयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि क्रिया होती है, उसका निश्चितता का बोध हो जाता है ना, और यदि क्रिया नहीं भी हो रही तो भी किस कारण नहीं हो रही, तो उसकी निश्चितता का बोध हो जाएगा, उसे कहेंगे निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जैसे निसंदेह तुम सच बोल रहे हो, निसंदेह का क्या अर्थ होता है, कोई संदेह न होना। निसंदेह क्या होता है, कोई संदेह न होना कहलाता निसंदेह। निसंदेह तुम सच बोल रहे हो। इसी प्रकार निसंकोच, निश्चय ही, अवश्य, जरूर, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, है ना। निसंकोच, निसंकोच
तुम निसंकोच होकर अपनी बात कहो। निश्चय ही, वह निश्चय ही विद्यालय आएगा। अवश्य, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। जरूर, वह जरूर हमारी मदद करेगा। तो ये सारे शब्द किसके होंगे? निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। तो आपको इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं ताकि आपके याद हो जाएं कि निश्चयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रख लेना। निसंकोच, निश्चय ही, जरूर, अवश्य, ये इस प्रकार के शब्द हैं जिससे हमें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। इससे आगे आता है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चय क्या अर्थ होता है? जिसका कोई निश्चित बोध नहीं होता, निश्चित पता नहीं होता, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण से क्रियाएं करने अथवा होने के विषय में अनिश्चितता पता चले, उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्रिया हो रही या नहीं हो रही, इसका पता ही नहीं कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है, उसका बोध नहीं होता, वो कौन सा कहलाएगा? अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे शायद हम कल घूमने जाएं, अब घूमने जाएंगे या नहीं जाएंगे पता ही नहीं। वर्षा होने लगे तो क्या घूमने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कि वर्षा हो रही है, यदि चले भी जाएंगे तो क्या देखेंगे? वर्षा में बाहर तो निकला नहीं जाएगा। तो ऐसे में योजना है उसको विफल भी करना पड़ता है। तो शायद शब्द लग गए यहाँ पर। हम तो क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। घूमने जाना क्या हो गया? घूमने जाना क्या हो गया? घूमने जाना तो क्रिया हो गई। और कल शब्द क्या हो गया? कल शब्द किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। तो इसमें जो शायद है ये शब्द क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। किससे निश्चित का बोध नहीं हो रहा, शायद लग गया तो। निश्चित है ना, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। शायद ही जाएंगे, इसका मतलब नहीं भी जा सकते। तो जिन शब्दों में संभवतः है, कदाचित, इस प्रकार के शब्द हैं वो होंगे अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो संभवतः है, कदाचित, इस प्रकार जो शब्द है ना वो किस में आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। और अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया के निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, क्रिया की निश्चितता का बोध नहीं होना, उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब निषेध, अब नाम से पता चल रहा निषेध। निषेध का क्या अर्थ होता है? मना करना। निषेध का क्या अर्थ होता है? मना करना होता है। तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया करने अथवा होने के निषेध का पता चले कि क्रिया हो रही या नहीं हो रही, यानी जिसमें मना करने का भाव होता है, नहीं का भाव होता है, वो क्या होता है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया करने अथवा होने के निषेध का पता चले, उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया हो रही या नहीं हो रही, तो उसका जो निषेध है, निषेध का मतलब मना करने का बोध होता है ना, उसे कहते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चों बाहर जाकर मत खेलो, तो इसमें मत शब्द जो आया है ये क्या है? मना करने का बोध करा रहा है, मना ही तो कर रहा है। बाहर जाने के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है। मत जो शब्द है, इसमें मत शब्द है, ये बाहर जाने के लिए मना कर रहा है। इसी प्रकार न, नहीं, ना आदि क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि न है, नहीं है, ना है, इसमें तो मना करने का बोध हो रहा है। तो ये शब्द किस में आ जाएंगे? निषेधवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं ताकि आपको ये क्रिया विशेषण है ये समझ में आ जाए। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखना है। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार में देखना है और समझना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़े हैं? अविकारी शब्द पढ़े हैं। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं।
तो और अव्ययकारी शब्द के जो भेद हैं उनमें हमने जो सबसे पहला भेद आता है क्रिया विशेषण का, वो पढ़ा है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।